Welcome friends. Today's my class is on residential status applicable for assessment year 21-22. After a long period of time, there is a change in residential status. मैं ये आपको बोल सकता हूँ कि ये जब फिनेंस एक्ट 20 में जब चेंजेज आए थे रेजिडेंशियल स्टेटस में, तो पूरा वर्ल्ड में तहलका मच गया था। दुबई के शेख ने नरेंद्र मोदी को कॉल किया था, जो आप ये क्या कर रहे हो। पूरा का पूरा वर्ल्ड हिल गया था। जो इंडियन जो वर्ल्ड में रहते हैं, वो सभी जगह अनरेस्ट आ गया था, बहुत शोर मचाया गया और बाद में अमेंडमेंट को मॉडिफाई करना पड़ा। बाद में जो अमेंडमेंट लेके आए थे उसको मॉडिफाई करना पड़ा। तो ये कंसेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको इसमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। मैं इस क्लास को जल्दी भी कंप्लीट कर सकता हूँ, बट मैं इसको डिटेल में लेके जाऊंगा ताकि एग्जाम में बच्चों से कोई भी क्वेश्चन छूट ना जाए। ठीक है। ये जानते हैं जो रेसिडेंशियल स्टेटस रिलीवेंस क्यों है। अब ये देखिए, जो रेसिडेंट होते हैं वो दो तरह के होते हैं, रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। और इनकम भी दो तरह के होते हैं, इंडियन इनकम एंड फॉरेन इनकम। इन केस ऑफ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, रेसिडेंट के दो कैटेगरी और होते हैं, रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और दूसरा आपका हो गया रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और इनकम दो तरह के हो गए, इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम। इंडियन इनकम मतलब हुआ इनकम इज अर्न्ड और एक्रूड इन इंडिया, आइदर अर्न हुआ है या एक्रू हुआ है इंडिया में। इंडियन इनकम का मतलब हो गया इनकम इज अर्न्ड और एक्रूड इन इंडिया। और फॉरेन इनकम क्या हो गया, इनकम इज अर्न्ड एंड एक्रूड आउटसाइड इंडिया। पहला वाला केस क्या था, पहला था इंडियन इनकम था, जो इनकम इंडिया में अर्न हुआ है या आपको मिला एक्रू हुआ है। और फॉरेन इनकम क्या हो गया, फॉरेन इनकम हुआ जो इंडिया मिला भी है बाहर और अर्न भी हुआ है बाहर। तो जो इंडियन इनकम है वो टैक्सेबल होंगे सभी के हैंड में, चाहे वो रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो। और जो फॉरेन इनकम है, जो फॉरेन इनकम है वो टैक्सेबल होंगे रेसिडेंट के हैंड में, और वो नॉन रेसिडेंट के हैंड में टैक्सेबल नहीं होंगे। क्लियर है। अभी देखिए, मैंने आपको वही बताया, इसको मैंने डील किया डायग्राम में। रेसिडेंशियल स्टेटस में इंडिविजुअल आ गए, रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट के दो पार्ट हो गए, आर ओ आर आई एंड आर एन ओ आर आई। आर ओ आई मतलब क्या हो गया, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और आर एन आई मतलब क्या हो गया, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। आर ओ आई मतलब हो गया रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और आर एन आई मतलब हो गया रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। क्या होता है, एन एसएससी में एंजॉय डिफरेंट रेसिडेंशियल स्टेटस से इन डिफरेंट प्रीवियस ईयर। इस साल मैं कंडीशंस फुलफिल कर पा रहा हूं तो मैं रेसिडेंट हो गया। नेक्स्ट ईयर मैं इंडिया छोड़ के बाहर चला जाऊंगा तो मैं आपका नॉन रेसिडेंट। हाँ, तो सिंपल सी बात है ना कि मेरा रेसिडेंशियल स्टेटस ईयर बाय ईयर चेंज हो सकता है। इस साल मैं रेसिडेंट हूँ, नेक्स्ट ईयर में नॉन रेसिडेंट हो सकता हूँ, डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्या है, अ पर्सन में बी रेसिडेंट इन टू और मोर कंट्रीज, एक से अधिक कंट्री में रेसिडेंट एक पर्सन हो सकता है। अभी हम लोग इंडिविजुअल को लेकर डील करेंगे कि इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। देखिए, ये आपका पुराना कंडीशन है, ये आपका पुराना लॉ है। अभी जो नया अमेंडमेंट आया था जिसके कारण इतने ह्यू एंड क्राई हुए थे, अभी मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, थोड़ा देर के बाद में जाऊंगा उस पर, कुछ 2-3 स्लाइड के बाद में उस पर जाऊंगा। तो पहले आप देख लीजिए जो रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है। बेसिक कंडीशन क्या है, टू बिकम रेसिडेंट एटलीस्ट वन ऑफ द टू बेसिक कंडीशंस आर रिक्वायर्ड टू बी सेटिस्फाइड। सेक्शन 6(1) आपको बोलता है कि दो में से एक कंडीशन आपको फुलफिल करना पड़ेगा। दो कंडीशन क्या है, पहला आपका बोला गया है जो आप इंडिया में रहते हो, ही इज इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर। आप यदि प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे अधिक रहते हो तो आप रेसिडेंट बन जाओगे। दूसरा क्या बोला गया, ही इज इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज ड्यूरिंग 4 years immediately preceding the previous year।
6(1)(b) क्या बोलता है? 6(1)(b) बोलता है कि ही इन इंडिया, मतलब जो भी एसएससी है वो आपका इंडिया में है फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। मेरा प्रीवियस ईयर 2021 हो गया, तो मैं 2021 में 60 दिन हूँ, और 2021 से पहले वाले 4 साल मतलब 19-20, 18-19, 17-18 और 16-17, इन लास्ट 4 years preceding to the previous year, उस 4 साल में मैं जो 365 डेज रहूंगा, तो क्या हो जाएगा? तो मैं आपका रेसिडेंट हो जाऊंगा। तो रेसिडेंट होने के लिए दोनों में से एक कंडीशन का फुलफिल होना आवश्यक है, 6(1)(a) और 6(1)(b). ये सारे पुराने लॉ है, कोई चेंजेस नहीं है, ये सारे पुराने लॉ है, कोई चेंजेस नहीं है। तो क्या किया बताइए, क्या लॉ है आपका? आप कब बन जाओगे रेसिडेंट? आप बन जाओगे रेसिडेंट यदि आप प्रीवियस ईयर में 182 डेज रहते हो, या फिर आप प्रीवियस ईयर में 60 दिन रहते हो और 365 डेज रहते हो, बीते प्रीवियस ईयर को छोड़ के उसके बीते से हुए 4 सालों में 365 दिन रहते हो, तो आप बन जाओगे रेसिडेंट। बट जो ये सेक्शन 6(1)(b) है, ये आपका एप्लीकेबल नहीं होगा 2 केसेस में। ये आपका एप्लीकेबल नहीं होगा 2 केसेस में। कौन सा केसेस बताना? पहला केसेस है जो इट कवर्स बेसिक कंडीशन 6(1)(b) इज नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन इन 2 स्पेशल केसेस। पहला केस क्या हो गया? इट कवर्स एन इंडियन सिटीजन हु लिव्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट or an Indian citizen who lives India as a member of crew of an Indian ship। मतलब क्या हो गया? यदि इंडियन सिटीजन है और भारत के बाहर गया है नौकरी करने के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नौकरी के कारण वो बाहर गया है, मतलब नौकरी करने के लिए बाहर गया है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में जो ये 60 डेज ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर और 365 डेज ड्यूरिंग 4 इयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, जो आपका सेक्शन 6(1)(b) था, वो एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्या बोला गया? यदि आप क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप हो, यदि आप इंडियन शिप के क्रू मेंबर हो, तब भी आपके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया? मैंने कहा 2 केसेस, पहला केस मैंने बोल दिया। सेकंड केस क्या बोला गया? इट कवर्स एन इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। यदि आप इंडियन सिटीजन हो और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो और आप आते हो विजिट करने के लिए, और यदि आते हो विजिट करने के लिए इंडिया में, तभी भी आपके ऊपर वो 60 और 360 डेज ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर और 365 डेज ड्यूरिंग 4 इयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अब यदि मैं आपसे बताऊं कि आपको सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि बंदा रेसिडेंट है या नहीं है, रेसिडेंट है या नहीं है। तो रेसिडेंट होने के लिए एक बार मैं समराइज कर दे रहा हूँ, 2 कंडीशन हो गया। पहला हो गया 182 डेज ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, दूसरा आपका हो गया 60 डेज ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज ड्यूरिंग 4 इयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। ये जो 60 डेज ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर और 365 डेज ड्यूरिंग 4 इयर्स है, ये 2 लोगों पर एप्लीकेबल नहीं होते हैं। किस पर बताना? पहला आपका हो गया जो इंडियन सिटीजन है और जो भारत के बाहर जाता है जॉब करने के लिए, उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। या फिर जो क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप है, उसके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर है? और या तो जो इट कवर्स इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, या फिर जो इंडियन सिटीजन है और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, जो भारत के बाहर रहता है, वो इंडिया में आता है घूमने के लिए, कम्स टू विजिट ऑन इंडिया। अब एक डाउट आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि इंडियन ओरिजिन मतलब क्या होता है? इंडियन ओरिजिन मतलब होता है सेल्फ, आइदर ऑफ पेरेंट्स या आइदर ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। तो अनडिवाइडेड इंडिया मतलब हो गया इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश। यदि मैं मेरे पेरेंट्स, मेरे आइदर ऑफ पेरेंट्स, मम्मी या पापा कोई भी, या मेरे आइदर ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स यदि अनडिवाइडेड इंडिया में यदि बॉर्न हुए हैं, तो माना जाएगा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब थोड़ा सा वीडियो को आप लोग पॉज कीजिएगा और बताइएगा कि जो लोग पाकिस्तान में हैं, जितने भी पाकिस्तान के लोग हैं या जो लोग बांग्लादेश के लोग हैं, वो सारे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन में आएंगे या नहीं आएंगे? आप मुझे इसको कमेंट में ये बताइएगा। अच्छा, तो मैंने क्या कहा था? अब देखिए, अब मैं यदि बताऊं आपको तो 3 तरह के लोग हो गए।
पहला क्या हो गया, एक वो आदमी जो भारत के बाहर जा रहा है जॉब करने के लिए, या जो इंडियन शिप का क्रू मेंबर है, और दूसरा वो हो गया जो भारत के पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और इंडियन सिटीजन है, जो भारत के बाहर रहता है और भारत में आ रहा है घूमने के लिए। ये दो हो गए। और तीसरा क्या हो गया, इस दोनों के अलावा अदर, मैं कैटेगरी में इसको कर दे रहा हूँ। तीसरा हो गया अदर। अब जो ये जो दो लोग हैं जो आपका भारत के बाहर जा रहे हैं नौकरी करने के लिए, या मेंबर ऑफ इंडियन शिप है, या आपका जो इंडियन ओरिजिन या इंडियन सिटीजन है जो भारत के बाहर रहते हैं घूमने के लिए, इन दोनों के लिए जो 60 डेज ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर और 365 डेज ड्यूरिंग 4 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, ये आपका रिलीवेंट नहीं है। समझ में आया? तो इन दोनों के लिए रेसिडेंट होने के लिए क्या चाहिए कि 182 डेज यदि आप रहोगे तभी रेसिडेंट होगे, यदि 182 डेज से यदि कम हो गया तो नॉन रेसिडेंट हो जाओगे। यहीं पर एक लूप होल था जिसको फिनेंस एक्ट ने इस बार एड्रेस किया। थोड़ा देर बाद मैं इसको डील करूंगा। अभी देखिए, तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि पर्सन रेसिडेंट है या नहीं है। रेसिडेंट के लिए मैंने आपको बोल दिया कि दोनों में से एक कंडीशन 182 डेज और 60 डेज ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर और 365 डेज ड्यूरिंग 4 इयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। जो 60 और 365 डेज है ये एप्लीकेबल नहीं है। किसके लिए? इंडियन सिटीजन के लिए जो भारत के बाहर जा रहा है जॉब करने के लिए, या क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप है। और दूसरा क्या हो गया, जो आपका इंडियन सिटीजन है और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, वो इंडिया में आ रहा है इंडिया में विजिट करने के लिए। तो ये दोनों में से कोई भी एक फुलफिल होगा तो आपका इस दोनों के लिए क्या है, इस दोनों के लिए 60 और 365 रिलेवेंट नहीं, सिर्फ 182 रिलेवेंट है। मतलब ये हो गया जो इंडियन सिटीजन है और जो भारत के बाहर जॉब के लिए जा रहा है या भारत के बाहर से घूमने के लिए आ रहा है, उस दोनों के लिए जो 60 और 365 रिलेवेंट नहीं है, उसके लिए 182 डेज ही रिलेवेंट है। तो कोई भी इंडिविजुअल यदि ए और बी, 61A सेक्शन 61A और सेक्शन 61B, इस दोनों में से एक भी फुलफिल करेगा तो वो आपका रेसिडेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि वो रेसिडेंट है या नहीं है। जैसे ही वो रेसिडेंट हो गया, अब मुझे चेक करना पड़ेगा कि वो कौन सा रेसिडेंट है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। देखिए क्या है, तो एडिशनल कंडीशन इसमें कुछ लाए गए। एडिशनल कंडीशन क्या बोलते हैं, ही हैज बीन इन इंडिया, he has been resident in India in at least 2 out of 10 previous year immediately preceding the relevant previous year। प्रीवियस ईयर को छोड़ के बाकी के 10 साल में 2 साल वो रेसिडेंट है। रेसिडेंट मतलब 182 डेज से अधिक है। ठीक है, 10 साल में 2 साल ऐसा है जिसमें वो 182 डेज से अधिक है। तो ये आ गया। दूसरा क्या बोला गया है, दूसरा आपका डील किया एडिशन 2 क्या बोला है, ही हैज बीन इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 730 डेज और मोर ड्यूरिंग 7 इयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। मतलब रिलेवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़ के बीते हुए, मतलब 20-21 को छोड़ के उसके बीते हुए 7 सालों में 730 दिन यदि कोई रहता है तो वो आपका माना जाएगा। तो ये आपका सेकंड कंडीशन हो गया। अभी देखो, तो मैंने क्या कहा था, बेसिक कंडीशन 6(1) को लेकर डील करता है, सेक्शन 6(6) एडिशनल कंडीशन को लेकर डील करता है। 6(1) का दो पार्ट हो गया, 6(1)A और 6(1)B। 6(1)A में क्या आ गया, 182 दिन ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। 6(1)B में क्या आ गया, 60 डेज ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज ड्यूरिंग 4 इयर्स। ठीक है, इससे कुछ एक्सेप्शन हो गए, दो एक्सेप्शन हो गए। इंडियन सिटीजन लिव्स इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप। और क्या आ गया, जो इंडियन सिटीजन है, जो इंडियन ओरिजिन के, जो भारत में विजिट के लिए आते, इन दोनों के लिए 60 और 365 रिलीवेंट नहीं है। ये आपका सेक्शन 6(1) बेसिक हो गया। सेक्शन 6(6) एडिशनल हो गया। क्या बोल रहा है कि 2 साल आउट ऑफ 10 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़ के उसके बाद वाले 10 साल में 2 साल आपको रेसिडेंट रहना पड़ेगा। मतलब 182 डेज से अधिक रहना पड़ेगा किसी भी 2 साल में। और सेकंड क्या बोला गया, 730 डेज और मोर ड्यूरिंग 7 इयर्स। आगे देखिए, अब मैंने क्या कहा था, अब देखिए रेसिडेंट कब होता है, जब रेसिडेंट सेटिस्फाइज एटलीस्ट वन ऑफ द बेसिक कंडीशन। कब होगा बताइए, जब वो सेटिस्फाई करता है एटलीस्ट वन ऑफ द बेसिक कंडीशन, तब आपका क्या हो जाएगा, रेसिडेंट हो जाएगा। ठीक है,
और रेसिडेंट जब हो जाएगा तब आपको चेक करना पड़ेगा कि वो कौन सा रेसिडेंट है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। आप कैसे चेक करोगे ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नहीं है? आपको चेक करना पड़ेगा जो यदि एक बेसिक कंडीशन वो तो कंपलसरी है, यदि दोनों एडिशनल कंडीशन फुलफिल कर लिए, दोनों एडिशनल कंडीशन कौन कौन सा था, 2 years आउट ऑफ 10 years immediately preceding the relevant previous year, और दूसरा क्या था 730 days in 7 years immediately preceding the relevant previous year। यदि दोनों कंडीशन फुलफिल कर लिया तो ये आपका हो गया RORI। और यदि ये दोनों कंडीशन, दोनों एडिशनल कंडीशन मतलब 730 days in 7 years और 2 out of 10 years, यदि इस दोनों में से कोई एक या कोई एक भी फुलफिल नहीं किया तो वह आपका हो जाएगा RNORI। यदि वो बेसिक कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर पाया तो वो आपका हो जाएगा नॉन रेसिडेंट। टू समराइज एक बार मैं और आपको अच्छे से बोल देता हूँ। सबसे पहले हमें किसी भी एसएससी का चेक, इंडिविजुअल एसएससी का चेक करना पड़ेगा तो ये क्या है। तो चेक करने के लिए सेक्शन 6(1) डील करता है बेसिक कंडीशन से। आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि ये बेसिक कंडीशन इसके अंदर फॉल करता है या फिर नहीं करता है। बेसिक कंडीशन क्या था, 182 days ड्यूरिंग रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, 60 days ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर एंड 365 days ड्यूरिंग 4 years। ये 60 और 365 एप्लीकेबल नहीं होते हैं दो लोगों के लिए, जो लोग जॉब के लिए बाहर जा रहे हैं या क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप है या जो लोग इंडियन सिटीजन है या इंडियन ओरिजिन है, जो लोग भारत से, जो लोग आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में आ रहे हैं घूमने के लिए, इन दोनों के लिए 182 डेज ही रिलीवेंट है। तो इस तरह के जो लोग हो गए वो यदि 182 डेज से यदि कम है, 63 65 क्वालिफाई भी कर जाते हैं फिर भी वो नॉन रेसिडेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा रेसिडेंट है या नहीं है। यदि वो रेसिडेंट है तो कौन सा रेसिडेंट है, वो कौन सा रेसिडेंट जानने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा एडिशनल कंडीशन। यदि दोनों एडिशनल कंडीशन फुलफिल करते हैं 2 out of 10 और 730 डेज, यदि दोनों फुलफिल करते हैं तो वो आपका हो जाएगा ऑर्डिनरी रेसिडेंट। यदि दोनों में से कोई एक फुलफिल करता है या कुछ भी फुलफिल नहीं करता तो वो आपका हो जाएगा नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, और जो बेसिक कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर पाया वो आपका हो गया नॉन रेसिडेंट। ठीक है, अभी देखिए अभी क्या होता है जो इंडियन इनकम होते हैं, इंडियन इनकम मैंने कहा था आपको स्टार्टिंग में कहा था, इंडियन इनकम मीन्स इनकम अर्न्ड और एक्रू इन इंडिया। आइदर आप कमाए हो या रिसीव किए हो, आइदर आप कमाए हो, अर्न्ड और एक्रू इन इंडिया। ठीक है, और फॉरेन इनकम क्या होता है, इनकम अर्न्ड एंड एक्रू आउटसाइड इंडिया। ठीक है, तो जो इंडियन इनकम होता है वो सभी के हैंड में टैक्सेबल होता है, वो कोई भी क्यों नहीं हो। यदि कोई नॉन रेसिडेंट ही भारत में आके कमाएगा तो उसको इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इंडियन इनकम क्या होता है, सभी के हैंड में टैक्सेबल होता है। और फॉरेन इनकम क्या होता है, फॉरेन इनकम सिर्फ जो RORI है उसके हैंड में टैक्सेबल होता है। फॉरेन इनकम क्या होता है, जो जो RORI है सिर्फ रेसिडेंट पर ऑर्डिनरी रेसिडेंट है सिर्फ उसके हैंड में टैक्सेबल होता है, अदर केसेस में वो टैक्सेबल नहीं होता है। नॉन रेसिडेंट केस में टैक्सेबल नहीं होता है। कोई एक नॉन रेसिडेंट है वो फॉरेन में कितना भी कमा रहा हो उससे इंडियन गवर्नमेंट को क्या है। ठीक है, बट कुछ टैक्स ऐसे होते हैं जो RNORI मैंने रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट उसके हैंड में टैक्सेबल होते हैं, फॉरेन इनकम भी। वो सिर्फ दो केसेस हैं। कौन सा केसेस है, पहला है बिजनेस इनकम फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, और दूसरा क्या है, प्रोफेशनल इनकम फ्रॉम अ प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। ये दो केसेस यदि आपका होते हैं तो मान लीजिए मेरा एक बिजनेस है जो सिंगापुर में है, मैं उसको कंट्रोल करता हूँ इंडिया से, मैं उसको कंट्रोल करता हूँ इंडिया से, लेकिन वो बिजनेस का जो भी इनकम अर्न होता है वो आपका सिंगापुर में होता है। तो सिंगापुर में जैसे ही अर्न होता है, एक्रू होता है, तो वो आपका फॉरेन इनकम हो गया, लेकिन बिजनेस कंट्रोल कहाँ से हो रहा है, इंडिया से हो रहा है। तो ये जो केस है ये आपका RNORI के केस में सिर्फ ही एप्लीकेबल होता है। समझ गए। तो मैं आपको ये बताऊं फॉरेन इनकम, दो तरह के फॉरेन इनकम रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस में आते हैं, बाकी अदर आपका RNORI के केस में नहीं आते। अदर फॉरेन इनकम RNORI के केस में टैक्सेबल नहीं होगा। देखिए अब आपका आ गया जो अमेंडमेंट क्या आया था, अमेंडमेंट क्या आया था। मैंने आपको क्या कहा था, जो इंडियन इनकम सभी के हैंड में टैक्सेबल होते हैं, और जो फॉरेन इनकम है वो आपका सिर्फ RORI रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के हैंड में टैक्सेबल होगा। और दो तरह का फॉरेन इनकम ऐसा हुआ जो आपका RNORI के हैंड में टैक्सेबल हो जाएगा। वो कौन सा था, बिजनेस कंट्रोल्ड एंड सेटअप फ्रॉम इंडिया और बिजनेस प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। ये जो दो तरह के इनकम होते हैं वो इसके अंदर में आ जाएंगे।
अभी देखिए इस बार के फिनेंस एक्ट में कोई जो चेंज किए गए थे जिस कारण से पूरा वर्ल्ड हिल गया था, पहला चेंज ये था कि मैं आपको सिंपल सी बातें बोलूं, आप ये देखिए जो मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको कहा था कि आप बेसिक कंडीशन में जाइए, 182 डेज ड्यूरिंग रिलेवेंट प्रीवियस ईयर और 60 डेज एंड 365 डेज, इसकी ये कंडीशन थी कि 60 डेज आपको ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, 365 डेज ड्यूरिंग 4 इयर्स। लेकिन ये 60 और 365 किसके लिए एप्लीकेबल नहीं था? किसके लिए एप्लीकेबल नहीं था? जो आपका इंडियन सिटीजन है और भारत के बाहर जा रहा है जॉब करने के लिए, या फिर क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप है, या फिर ऐसा समझिए कि जो जो आपका भारत के जो आपका इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, वो भारत में आ रहा है घूमने के लिए, उस केस में 60 और 365 एप्लीकेबल नहीं था, 182 डेज एप्लीकेबल था। तो लोग क्या करते थे, लोग इसी का लूप हॉल का बेनिफिट उठा रहे थे, लोग इसी लूप हॉल का बेनिफिट उठा रहे थे। क्या कर रहे थे बताना, क्या होता है ना कि मान लो मेरा बिजनेस सिंगापुर में है, तो सिंगापुर में जो बिजनेस रनिंग कॉस्ट है वो बहुत अधिक हाई होता है, जो बिजनेस रनिंग कॉस्ट है वो बहुत हाई होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने बिजनेस को कंट्रोल कर रहा हूँ इंडिया से, बिजनेस को मैं कंट्रोल कर रहा हूँ इंडिया से, और इनकम जनरेट हो रहा है मेरा सिंगापुर में, इनकम जनरेट मेरा हो रहा है सिंगापुर में। मैं बिजनेस को इंडिया से इस तरीके से कंट्रोल कर रहा हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ, बिजनेस को तो कंट्रोल कर रहा हूँ इंडिया से, लेकिन जो मैं स्टे करता हूँ वो स्टे इस तरीके से मैनेज करता हूँ कि मैं 180 डेज हूँ। 182 का जो फर्स्ट स्लैब है, जो क्राइटेरिया है, मैं उससे एक दिन कम रहता हूँ, 2 दिन कम रहता हूँ, मैं 180 डेज रहता हूँ। और इस 180 डेज रहने के कारण मैं आपका हो गया नॉन रेसिडेंट, इस 180 डेज रहने का मैं हो गया नॉन रेसिडेंट, और जो भी इनकम जनरेट हो रहा है वो आपका टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि जो आपको मैंने क्या बताया था कि जो फॉरेन, ये आपका बेसिकली फॉरेन इनकम हो गया, क्योंकि इनकम अर्न भी हो रहा है आउटसाइड इंडिया, एक्रू भी हो रहा है आउटसाइड इंडिया, तो ये आपका फॉरेन इनकम हो गया। तो इस तरीके से लोग इसका मिसयूज कर रहे थे। इस बार गवर्नमेंट ने उसको नोटिस किया और एक अमेंडमेंट लाया गया, ठीक है। देखते हैं क्या अमेंडमेंट लाया गया। तो इस नॉन रेसिडेंट वाले केस में दो दो एक्सेप्शन लाए गए थे। पहले एक्सेप्शन को मैं बाद में डील करता हूं और दूसरे एक्सेप्शन को मैं पहले डील करता हूं। देखिए क्या क्या किया गया, देखिए, एन इंडिविजुअल शैल बी डीम्ड टू बी रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। मैंने क्या कहा था, मैंने सिंपली सी बात कही थी, मैंने आपको ये बताया था कि जो 180 जो इंडियन इंडियन सिटीजन है और भारत के बाहर जा रहा है जॉब करने के लिए, या इंडियन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या इंडियन सिटीजन है जो भारत जो इंडिया में आता है घूमने के लिए। तो सपोज करो, ये जो सेकंड पॉइंट है मैं उसके लिए बोल रहा हूँ, सपोज करो मैं इंडियन सिटीजन हूँ, मैंने अपना बिजनेस एस्टेब्लिश किया है इंडिया में, दुबई में, और उसको कंट्रोल करता हूँ इंडिया से, पूरा का पूरा इनकम जनरेट होता है मेरा दुबई में, तो वो मेरे लिए फॉरेन इनकम हो गया। और मैं कर क्या रहा हूं, मैं 182 दिन का जो क्राइटेरिया उससे मैं कम रहता हूं, 60 और 365 मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो जैसे ही मैं 182 से कम हूं तो वो इनकम मेरा हो गया फॉरेन इनकम, और मैं हो गया नॉन रेसिडेंट। इनकम हो गया फॉरेन इनकम, 182 से कम है, बेसिक कंडीशन मैंने फुलफिल नहीं किया, देन आई बिकेम नॉन रेसिडेंट, और जैसे ही मैं नॉन रेसिडेंट हो गया पूरा का पूरा पैसा वहां से मैं मैनेज कर लिया, ठीक है। तो इसी पॉइंट को एड्रेस करने के लिए एक अमेंडमेंट लाया गया। लेकिन ये अमेंडमेंट किसके लिए लाया गया, ये अमेंडमेंट उसके लिए लाया गया जिसका इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस, इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस 15 लाख से अधिक है उसके लिए। अब मान लो जिसका 15 लाख से कम का इनकम है, जिसका 15 लाख से कम, अब ये 15 लाख का क्राइटेरिया क्यों लाया गया वो समझिए। जिसका इनकम 15 लाख से कम है वो तो इतना तिकड़मबाजी करेगा नहीं, क्योंकि उसको माने बार बार उसको 6 महीने के 180 के क्राइटेरिया को फुलफिल करना है, तो फिर बार बार फ्लाइट पकड़ेगा, जाएगा, टिकट के ये करेगा, बहुत कुछ होता है। तो ये नॉर्मली पॉसिबल नहीं है, इसीलिए जो 15 लाख से कम वाले इनकम है उसके लिए ओल्ड लॉ एप्लीकेबल है, उसके लिए ओल्ड लॉ एप्लीकेबल है। और जो 15 लाख से अधिक वाले इनकम है उसके लिए न्यू लॉ एप्लीकेबल आ गया। क्या आ गया बताना, बोला गया इनकम इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस। अब इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस के अंदर में क्या आ गया,
इसमें आपका यदि मैं बताऊं, जो आपका आप लोग सोचिए, जो बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया है या जो प्रोफेशनल सेटअप इन इंडिया है, इसके जो इनकम आएंगे वो इंडियन इनकम होंगे या माने उसको ये लोग बोलते हैं कि इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेस के अंदर में आ जाएंगे। मतलब ये जो अमेंडमेंट लाया गया उसको बोला गया जो बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया जो है और प्रोफेशनल सेटअप इन इंडिया है, ये जो इनकम होंगे ये माने जाएंगे कि ये इनकम आपका इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेस है। मतलब ये इंडियन इनकम मान लिया जाएगा इस अमेंडमेंट से, इस अमेंडमेंट से मान लिया जाएगा। मैं आपको फिर से बोलता हूं, ये अमेंडमेंट किसके लिए एप्लीकेबल है? जिसका इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस 15 लाख से अधिक है। क्लियर है? तो पहले क्या था बताना, पहले क्या था, मैं आपको बेसिक कंडीशन यदि मैं आपको बोलूं तो गवर्नमेंट का क्या मोटिव था, ये लोग जो भी इस तरीके से लूप हॉल को एड्रेस कर, जो भी इस तरीके से एक्ट के लूप हॉल को मैनेज करके अपना टैक्स लायबिलिटी को इवेट कर रहे थे, ये उसको पकड़ने के लिए लाया गया। तो क्या लाया गया बताना, पहले क्या था, पहला बेसिक कंडीशन ये था कि 182 डेज और 60 और 365, 60 डेज ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज ड्यूरिंग 4 ईयर्स। अब बातें ये हुई कि 60 और 365 तो इन लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं था जो पर्सन ऑफ इंडियन सिटीजन और इंडियन ओरिजिन है और भारत में आते हैं घूमने के लिए, भारत में आते हैं घूमने के लिए, बिजनेस सेटअप करते हैं आउट ऑफ इंडिया और भारत से कंट्रोल करते हैं, भारत में आते हैं घूमने के लिए। वो 182 दिन से कम है, मैनेज कर ले रहे, बस कहानी खत्म, निकल जाते थे। अब गवर्नमेंट ने इसको क्या किया, जो 182 था उसको कम करके कर दिया 120 दिन। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या किया, जो 182 था उसको कम करके कर दिया 120 दिन और दो दो कंडीशन ला दिए, 120 दिन और 365 डेज ड्यूरिंग 4 इयर्स। ये दोनों ही यदि फुलफिल होगा तो आपको मान लिया जाएगा कि आप RNORI है। पहले तो बोला गया था रेसिडेंट, ह्यू एंड ट्राई हुआ तो उसको फिर RNORI बताया गया कि ये लोग RNORI हो जाएंगे। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, एक्सेप्शन 2, एन इंडिविजुअल शैल बी डीम्ड टू बी रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया इफ ही सेटिस्फाइज द फॉलोइंग 4 कंडीशन। पहला कंडीशन क्या लिखा है, ही इज एन इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है ये लॉ, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए भी एप्लीकेबल है। सपोज करो कोई बांग्लादेश का आदमी है, सिंगापुर में बिजनेस करता है, कंट्रोल करता है इंडिया से, तो ये लॉ उसके लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा बिकॉज दैट पर्सन इज पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। कोई यदि पाकिस्तान का बंदा है और उसने एक बिजनेस स्टैब्लिश किया सिंगापुर में और उसको कंट्रोल कर रहा है इंडिया से, तो उसके से भी क्या हो जाएगा, वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के अंदर में आ जाएगा। तो ये लॉ उसके लिए भी एप्लीकेबल है। क्या बोला गया, हिज टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस, जो उसके टोटल इनकम है, इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस को छोड़ के 15 लाख से अधिक है ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। समझ में आया मैंने क्या कहा था कि ये जो नॉर्मली 15 लाख से कम वाले तो ऐसे मैनेज नहीं करेंगे क्योंकि फ्लाइट फेयर बहुत कुछ खर्चा होता है, वो तो नहीं करेंगे, इतना प्लानिंग वो लोग नहीं करेंगे। तो गवर्नमेंट ने एक स्लैब रखा कि जिसका इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस है 15 लाख से अधिक है, सिर्फ उसके लिए ही ये एक्सेप्शन एप्लीकेबल है, जिसका कम है उसके लिए ओल्ड लॉ। ठीक है, अब देखिए, फॉर कंप्यूटिंग रुपीज 15 लाख ओनली टैक्सेबल इनकम इज कंसिडर्ड। 15 लाख के लिए सिर्फ टैक्सेबल इनकम ही माना जाएगा। इफ इनकम इज एग्जेम्प्ट देन इट शैल नॉट बी टेकन इनटू कंसीडरेशन इवन इफ इट इज डिराइव्ड और रिसीव्ड इन इंडिया। क्लियर है? ही कम्स टू विजिट, he comes to India on a visit during the relevant previous year। याद आया मैंने किस पॉइंट को कहा था, मैंने उस पॉइंट को कहा था जहां पर आपका इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, कम्स टू विजिट इन इंडिया। ठीक है, तो वो इंडिया में रहने विजिट करने के लिए आता है। उस केस में क्या होगा, ही इज इन इंडिया फॉर 120 डेज, ही इज इन इंडिया फॉर 120 डेज और मोर बट लेस देन 182 डेज। 120 दिन या उससे अधिक है लेकिन 182 दिन से कम है, 182 दिन से कम है ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर ड्यूरिंग 4 इयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। समझ में आया? 365 डेज और मोर, मैंने क्या कहा था, दो कंडीशन लाए गए, 120 दिन और 365 डेज और मोर ड्यूरिंग 4 इयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। 120 दिन से अधिक और 182 दिन से कम, तो मान लिया जाएगा कि वो RNORI है।
यदि ये लॉ चेंज नहीं होता तो पहले क्या होता, कोई बंदा यदि 180 दिन यदि रहता है फिर भी वो नॉन रेसिडेंट हो जाता, क्योंकि 60 और 365 एप्लीकेबल नहीं था। अब क्या किया गया, किसके लिए ये लॉ लाया गया, कुछ कुछ WH में आप समझिए, ये लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है, जो इंडियन सिटीजन और इंडियन ओरिजिन है जो भारत में आते हैं घूमने के लिए, ये लॉ उसके लिए एप्लीकेबल है। ये लॉ एप्लीकेबल कब होगा, जब आपका इनकम, टोटल इनकम 15 लाख से, इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेज 15 लाख से अधिक है, तब ये लॉ एप्लीकेबल होगा। ठीक है, लॉ क्या है, लॉ क्या है, लॉ आपका ये बोल रहा है कि वो 120 दिन इंडिया में रहेगा ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर ड्यूरिंग 4 इयर्स रहेगा। मान लो कोई बंदा 120 दिन तो इस साल था या 150 दिन इस साल था, लेकिन करंट ईयर को छोड़ के लास्ट जो 4 साल है उसमें 300 डेज था, तो ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, तब ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर है। देखिए उस केस में क्या बोला गया, इस केस में एक मैंने, उस केस में क्या होगा, यदि ये चारों फुलफिल होते हैं तो वो इंडिविजुअल माना जाएगा कि वो RNORI है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया है। अभी बताओ, जितने भी बिजनेसमैन थे जो इस तरीके से प्लानिंग करते थे, बहुत सारे बिजनेस दुबई में ऐसे हैं, सिंगापुर में ऐसे हैं, थाईलैंड में, आपका हांगकांग में, इस तरीके के बिजनेस हैं जो इसी तरीके से मैनेज किए जाते हैं, बिकॉज बिजनेस इस्टेब्लिश करते इंडिया से, इंडिया में रनिंग कॉस्ट बहुत कम है, इंडिया में ऑफिस कॉस्ट बहुत कम है। आप यदि सिंपल एक लेबर को भी दुबई में हायर करते हो तो यू हैव टू पे मिनिमम सैलरी ऑफ 3 लाख रुपीज, लेकिन आप यदि इंडिया में यदि उसको हायर करते हो तो 3 लाख में आपको 30 लेबर मिल जाएगा। ठीक है, 10,000 करके। तो यही कारण है जो इस तरीके से इंडिया में जब बिजनेस इस्टेब्लिश करते हैं पूरी तरीके से कंट्रोल करते हैं इंडिया से, लेकिन जो बिजनेस है वो बिजनेस आउट ऑफ इंडिया है और रिवेन्यू आउट ऑफ इंडिया जनरेट हो रहा है, उसको प्लग करने के लिए यहाँ पर लाया गया। अब आप लोग ये समझिए, इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस मीन्स इनकम हुइच एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया, इनकम हुइच एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया बट शैल नॉट इंक्लूड इनकम हुइच आर डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, income derived abroad from a business controlled from India और income derived abroad from a profession set up in India। मतलब क्या हो गया, पहले जो ये जो दोनों इनकम थे जो फॉरेन इनकम माने जाते थे, अब जिसका इनकम 15 लाख से अधिक है उसको ये लोग मान लिए इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्शन 618, फर्स्ट एक्सेप्शन, पहले मैंने सेकंड एक्सेप्शन रीड किया था, अभी फर्स्ट एक्सेप्शन रीड करते हैं। फर्स्ट एक्सेप्शन क्या बोलता है, सेक्शन 618 इंसर्ट किया गया था फिनेंस एक्ट 2020 के थ्रू। इसमें क्या बोला गया था, ये स्टेटलेस पर्सन के इशू को एड्रेस किया है। कुछ लोग हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होते हैं जो बैठ जाते हैं टैक्स हेवन कंट्री में, और वो किसी भी कंट्री में किसी भी जगह टैक्सेशन नहीं होते हैं, उनके ऊपर कहीं भी टैक्स एप्लीकेबिलिटी नहीं होता है। ऐसे लोगों से पूरा वर्ल्ड परेशान था, तो इसको लेकर फिनेंस एक्ट 2020 ने इस मैटर को एड्रेस किया गया है। और क्या बोला गया, जो देखिए इसको पहले रीड करते हैं। सबसे पहले ये एप्लीकेबल किसके लिए होगा, ये एप्लीकेबल होगा इंडियन सिटीजन के लिए, ही इज एन इंडियन सिटीजन। ठीक है, नेक्स्ट केस क्या है, ये कब एप्लीकेबल होगा, जब आपका इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस 15 लाख से अधिक होगा। तो सेम कहानी है, 15 लाख से कम हुआ तो पहले का स्टोरी, 15 लाख से अधिक हुआ तो बाद का स्टोरी। और क्या होगा, पॉइंट नंबर सी देखिए, ये किसके लिए एप्लीकेबल है, ही इज नॉट लाइबल टू टैक्स इन एनी कंट्री in any other country or territory by reason of his domicile or residence or any other criteria of similar nature। वो पर्सन कहीं भी टैक्स की लायबिलिटी में नहीं आता है, एनीवेयर इन द वर्ल्ड वो कहीं भी नहीं आता। ये बेसिकली टैक्स हेवन में जो लोग बैठते हैं उसके लिए है। जब ये लॉ आया गया था, इसमें ना, इसमें जो सेक्शन 6, जो आपका सेक्शन 6(1) जो बेसिक कंडीशन है, 182 डेज, 60 डेज, 182 डेज ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, 60 डेज ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, 365 ड्यूरिंग 4 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, इस सारे के सारे कंडीशन को ओवर रूल कर दिया। आप यदि एक दिन भी इंडिया में नहीं रहते हो, आप यदि एक दिन भी इंडिया में नहीं रहते हो, आप यदि इंडियन सिटीजन हो, और आप इंडियन सिटीजन हो और आपका इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स 15 लाख से अधिक है, और आप ऐसे किसी कंट्री में रहते हो जो टैक्स जो जिसे हम टैक्स हेवन कहते हैं, जहां पर टैक्स आपको पे नहीं करना पड़ता है, आइदर ऑफ योर डोमिसाइल रीजन और योर रेसिडेंस रीजन और एनी अदर क्राइटेरिया, किसी भी कारण से यदि आपको वहां टैक्स पे नहीं करना पड़ता है और आपके ऊपर टैक्स एप्लीकेबिलिटी नहीं होती है, आप टैक्स हेवन कंट्री में रहते हो, इन दैट केस
इन दैट केस आपको माना जाएगा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया। जब ये लॉ आया था तो थ्रू आउट द वर्ल्ड पूरा ह्यू एंड क्राई हुआ था। दुबई के शेख ने फोन किया था कि हमारे यहाँ जो लेबरर है वो अनरेस्ट कर रहे हैं। लेबर लोग क्या करते हैं, जो दुबई में जॉब करते हैं वो जस्ट 1 महीने के लिए उन लोगों को छुट्टी 1 महीने का मिलता है, किसी को 1.5 महीने का मिलता है। 1 या 1.5 महीने की छुट्टी पर वो इंडिया में आते हैं, 1, 1.5, 2 महीना रहते हैं, फिर वो चले जाते हैं दुबई। तो ऐसे इससे पहले क्या होता था, अभी वो नॉन रेसिडेंट थे, अब इस केस में क्या आ जाएंगे, वो रेसिडेंट आ जाएंगे। जब ये लॉ आया गया था तो बताया गया था कि वो रेसिडेंट माने जाएंगे, बट फिर बहुत सारे ह्यू एंड क्राई होने के बाद से गवर्नमेंट ने इस लॉ को अमेंड कर दिया और फिर उसको कर दिया गया RNORI, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। इस केस में क्या होगा, जो दुबई के जो लेबरर हैं उनको जो पैसा अर्न भी कर रहे हैं वो फॉरेन इनकम कहलाएगा, क्योंकि वो इनकम अर्न कर रहे हैं फॉरेन से। लेकिन यदि उनको रेसिडेंट मान लिया जाता तब उनका इनकम इंडिया में भी टैक्सेबल हो जाता। एक बार मैं समराइज करता हूं, यह किसके लिए एप्लीकेबल है, सेक्शन 61A किसके लिए एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल फॉर इंडियन सिटीजन, नॉट फॉर फॉरेन सिटीजन, नॉट फॉर इंडियन ओरिजिन। इसके लिए ये एप्लीकेबल ओनली फॉर इंडियन सिटीजन। इंडियन सिटीजन मीन्स पर्सन हैविंग इंडियन पासपोर्ट। ये कब एप्लीकेबल होगा, जब उसका इनकम 15 लाख, इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस 15 लाख से अधिक है और वो किसी अदर कंट्री में, अदर स्टेट में टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं, टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं, तो उस केस में ऐसे लोगों को मान लिया जाएगा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। जब ये लॉ आया गया था तो उन्हें रेसिडेंट माना गया था, बट जब दुबई के शेख ने नरेंद्र मोदी जी से फोन किया, बहुत सारे ह्यू एंड क्राई हुए, तब ऐसा हुआ कि इसमें जब बिल जब पास होने के बाद जब वो एक्ट बना तब उसमें चेंज कर दिया गया और बोल दिया गया रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ में आ रहा है? द एक्सेप्शन इज नॉट एप्लीकेबल इन द केस ऑफ एन इन द केस ऑफ इंडिविजुअल हु बिकम द रेसिडेंट इन इंडिया बाय सेटिस्फाइंग एनी वन बेसिक कंडीशन। लेकिन जिसके ऊपर बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल होता है ये तब वो इसके अंदर में फॉल नहीं करेगा। ये नॉर्मली उस सब लोगों के लिए जो इंडिया विजिट नहीं करते हैं, टैक्स हेवन कंट्री में रहते हैं, ये उनके लिए है। जो बेसिक कंडीशन जो सेक्शन 61 था जिसमें बोला गया है 182 डेज, उसको भी ओवर रूल कर दिया, 60 डेज से 65 डेज उसको भी ओवर रूल कर दिया गया। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। समझिए कि जब कभी भी फिनेंस बिल आता है तो फिनेंस बिल के साथ मेमोरेंडम आता है। मेमोरेंडम को हम लोग बोलते हैं पिंक डॉक्यूमेंट। मेमोरेंडम को हम कहते हैं पिंक डॉक्यूमेंट। मतलब मेमोरेंडम क्या होता है ना, मेमोरेंडम को जो फिनेंस बिल आया, जो एक्ट के जो लैंग्वेज है, जो सेक्शंस है, रूल्स है, उसको तो हमारे पार्लियामेंटेरियन समझ नहीं पाएंगे उस फॉर्म में। तो क्या किया जाता है, उनको समझाने के लिए कि जो क्यों ये लॉ आया गया है। अब मान लीजिए जब ऑनरेबल फिनेंस मिनिस्टर सीतारमन जब इसको पेश कर रही है तब तो वो बताएगी ना ये एक्ट चेंज क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। तो वो पूरी तरीके से इस मेमोरेंडम को बोलती है, रीड करती है कि ये एक्ट चेंज क्यों हो रहा है, फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पार्लियामेंटेरियन। इसके लैंग्वेज बहुत ही सिंपल होते हैं। आप लोग देखिएगा कि आप लोग को जब कोई भी चेंज जानना हो तो आप लोग मेमोरेंडम को रीड कीजिएगा, यू विल गेट एन आइडिया। मैं यहाँ पर मेमोरेंडम को मैं रीड कर रहा हूँ फॉर दिस कंसेप्ट। देखिए क्या लिखा है। Subsection 1 of Section 6 of the Act provides for situation in which an individual shall be resident in India in a previous year. ठीक है। Clause C therefore provides that individual shall be Indian resident in a year if he has been in India for a period of 365 days during 4 years or 60 days or more during in that year, जो मैंने आपको कहा था। Clause B of expression 1 said subsection provides that an Indian citizen or a person of Indian origin shall be Indian resident if he is India for 182 days instead of 60 days in that year. This provision provides relaxation to an Indian citizen or a person of Indian origin, allowing them to visit India for longer duration without becoming resident of India. Clear है? Instances have come to the notice where period of 182 days specified in respect of an Indian citizen or a person of Indian origin visiting India during the year is being misused. नोटिस में आया कि मिसयूज हो रहा है। क्या देखिए कैसे मिसयूज हो रहा है। इंडिविजुअल्स who are actually carrying out substantial economic activities from India manage their period of stay in India so as to remain a non-resident in perpetuity and not be required to declare their global income in India.
समझ में आया? 182 दिन के स्टे को इस तरीके से मैनेज कर रहे हैं ताकि वो नॉन रेसिडेंट हो जाए। क्लियर है? The subsection 6 of the state provides for situation in which person shall be not ordinary resident in a previous year. Clause A therefore provides that if a person is an individual who has been non-resident in 9 out of 10 years, मतलब 2 out of 10 years था, तो वही बोला गया, or has been during 7 years, 7 previous year, preceding that previous year in an overall for 729 days or less. ठीक है। क्लॉज बी देयरफॉर कंटेन सिमिलर प्रोविजन फॉर द एचयूएफ। अब मैंने क्या कहा था, अब ये जो मिसयूज हो रहा था उसको एड्रेस करने के लिए क्या किया गया, द कैटेगरी ऑफ पर्सन हैज बीन कर्व्ड आउट इसेंशियली टू इंश्योर दैट अ नॉन रेसिडेंट इज नॉट सडनली फेस्ड विद द compliance requirement of a resident merely because he spends more than a specified number of days in India during a particular year। अब क्या किया, यदि आप रेसिडेंट हो जाओगे तो बहुत कुछ हो जाएगा, इसीलिए क्या किया था, रेसिडेंट नहीं करके उसको RNOI कर दिया, मैंने रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं करके नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कर दिया गया। The condition specified in the present law in respect of this carve out have been subject matter of a dispute, amendments and further dispute. Further, due to reduction in number of days as proposed for visiting Indian citizen or a person of Indian origin, there would be need for relaxation in the conditions। मैंने क्या कहा था, जैसे इसको लाया गया था, ह्यू एंड ट्राई हुआ, बहुत लोगों ने इसके ऊपर बवाल किया। अब क्या किया, कुछ एक रिलैक्सेशन देना चाहिए, रिलैक्सेशन के लिए क्या किया, देखिए आगे देखिए। देखिए अब ये एक पॉइंट था, उसका हम लोग थोड़ा देर बाद में आते हैं। अब देखिए, अब एक इशू था आपका, इशू ऑफ स्टेटलेस पर्सन, ये आपका मेमोरेंडम का लैंग्वेज है। इशू ऑफ स्टेटलेस पर्सन हैज बीन बॉदरिंग द टैक्स वर्ल्ड फॉर क्वाइट सम टाइम। पूरा वर्ल्ड के लिए ये प्रॉब्लम था। इट इज इंटायरली पॉसिबल फॉर एन इंडिविजुअल टू अरेंज हिज अफेयर्स इन सच अ फैशन दैट ही इज नॉट लाइबल टू टैक्स इन एनी कंट्री और jurisdiction during a year. This arrangement is typically employed by high net worth individuals to avoid paying tax to any country jurisdiction on income they earn. Tax laws should not encourage a situation where a person is not liable to tax in any country. अभी देखिए क्या किया गया, अब जो लॉ में चेंज किया गया मैं उसको डील कर देखिए। द करेंट रूलिंग गवर्निंग टैक्स रेसिडेंस मेक्स इट पॉसिबल फॉर HNWI, जो हाई नेट वर्थ जो स्टेटलेस पर्सन का केस है, एंड अदर इंडिविजुअल हु मे बी इंडियन सिटीजन not to be liable for tax anywhere in the world. Such a circumstances is certainly not desirable, particularly in the light of current development in the global tax environment, where avenues for double non-taxation are being systematically closed। जहाँ पर double non-taxation उसको close कर दिया गया। In the light of above, it is proposed that, देखिए पहला प्रपोज क्या किया गया, पहला प्रपोज किया गया फर्स्ट लॉ के लिए। फर्स्ट लॉ कौन सा था, जो आपका था 182 डेज, 60 डेज, 365 डेज, उसके लिए क्या किया गया बताइए। इट इज प्रपोज दैट ये आपका फिनेंस मिनिस्टर बोल रहा है, इट इज प्रपोज दैट, पार्लियामेंट में बोल रहा है कि ये प्रपोज किया जाता है। इट इज प्रपोज दैट द एक्सेप्शन प्रोवाइडेड इन क्लॉज बी। एक्सेप्शन क्या था 60 डेज और 365 डेज, याद है मैंने कहा था 61A 61B, ये आपका सेक्शन 61B के लिए था। The exception provided in clause B of expression of subsection 1 to section 6 for visiting India in that year decreased to 120 days from existing 182 days, 120 days कर दिया गया। An individual or an HUF shall be said to be not ordinary resident in India in a previous year if the individual or the manager or of the HUF has been a non-resident in India in 7 out of 10 years preceding that year. This new condition to replace the existing condition of A and B of section 6 of section 6। ठीक है, 66 को इसमें चेंज किया गया। 66 में चेंज करने के बाद क्या बोला गया, 66 में चेंज करने के बाद ये बोला गया कि आप यदि 182 डेज 120 डेज से यदि आप अधिक रहते हो और 120 डेज से कम रहते हो, तो जो आपका जो एडिशनल कंडीशन 66 में था जो 10 आउट ऑफ 2 आउट ऑफ 10 ईयर्स और 730 डेज, उसको रिप्लेस कर दिया गया। An Indian citizen who is not liable to tax in any other country or territory shall be deemed to be resident in India।
ये आपको किसके लिए लाया गया? इशू ऑफ स्टेटलेस पर्सन के लिए लाया गया। क्या बोला गया? एन इंडियन सिटीजन हु इज नॉट लाइबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री और टेरिटरी, या कोई ऐसा इंडियन सिटीजन है जो किसी भी कंट्री और टेरिटरी में टैक्सेबल नहीं है, उसके लिए क्या हो गया? वो इंडियन वो क्या हो गया? वो आपका मान लिया जाएगा कि वो रेसिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, शैल बी डीम्ड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया, इसको रेसिडेंट मान लिया जाएगा। ठीक है। This amendment will take effect from the 1st April 2021 and will accordingly apply in relation to the assessment years 21, 22 and subsequent assessment years. I think this point is clear. Clearly, I have given some examples so that that examples deal with both the concept old law and new law. ठीक है, एक बार मैं हल्का सा आपको ब्रीफ कर दे रहा हूँ। देखिए इसमें सम ओल्ड लॉ क्या था? ओल्ड लॉ था, पहले चेक करेंगे रेसिडेंट, कौन सा रेसिडेंट? जो आपका 182 डेज सेक्शन 61A 61B 61A 61B 61A में था आपका 182 डेज ड्यूरिंग लिमिट प्रीवियस ईयर, बी में था आपका 60 डेज एंड 360 डेज ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज ड्यूरिंग 4 ईयर्स। किसके लिए एप्लीकेबल नहीं था? पर्सन लिविंग इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और आपका इंडियन क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, अ पर्सन कम्स टू विजिट ऑन इंडिया। ये मैं पहले डील कर चुका हूँ अच्छी तरीके से। देखिए डायरेक्टली सब में आते हैं। मिस्टर एक्स इज लिविंग इन दुबई सिंस 1985, ही कम्स टू इंडिया टू मीट हिज पेरेंट्स एवरी ईयर ऑन 1st June एंड लिव्स इंडिया फॉर दुबई ऑन केस 1 30 September, केस 2 30 November. He has the following income, season 1 and 2. Income arising in India 6 lakh, income received abroad but deemed to accrue or arise in India 7 lakh rupees, income arising in Dubai and not deemed to accrue or arise in India 40 lakh rupees, income arising in Dubai from business controlled from India 10 lakh rupees. ठीक है, 2 में क्या लिखा गया है? 6 लाख, 7 लाख और 40 लाख। सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज कितना है। इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज कितना है? चलिए चेक करते हैं। पहला केस में कितना होगा? इनकम अराइजिंग इन इंडिया 6 लाख रुपीज, ये आपका आ जाएगा इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज में। इनकम रिसीव्ड अब्रॉड बट डीम्ड टू एक्रू अराइज इन इंडिया 7 लाख रुपीज, ये भी आपका आ जाएगा। और लास्ट के इनकम अराइजिंग इन दुबई एंड नॉट डीम्ड टू एक्रू अराइज इन इंडिया, तो ये सभी पैसा दुबई में है और इंडिया में अराइज नहीं हो रहा है, तो ये आपका फॉरेन इनकम है। तो इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स में ये नहीं आएगा। इनकम अराइजिंग इन दुबई फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, ये आपका आ जाएगा। तो टोटल यदि मैं बताऊँ इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, इस केस में कितना हो गया? 10 + 7 17 + 6 23 लाख। इस केस में कितना हो गया? 66 लाख + 7 लाख, ये आपका नील दिया हुआ है, तो 13 लाख रुपीज। तो 13 लाख मतलब ये 15 लाख से कम है, तो 15 लाख से यदि कम है तो इसके लिए ओल्ड लॉ एप्लीकेबल होगा। यहाँ पर 15 लाख से अधिक है तो इसके लिए न्यू लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। देखिए अब इसमें कमेंट करने के लिए बोला गया, तो देखो पहला केस में सेशन 1 में कितना दिन रहा? जून से लेकर सितंबर, जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीना, 30 × 4 120 प्लस में आपका 2 महीना एक्स्ट्रा जुलाई अगस्त का 11 डेज एक्स्ट्रा था, तो 122 डेज आपका रहे। ठीक है, तो 122 डेज आपका इसमें अप टू सितंबर तक में 122 डेज रहे। तो सेशन 1 वाले केस में क्या था? टोटल 23 लाख रुपीज है, टोटल 23 लाख रुपीज है। तो जब 23 लाख रुपीज है उस केस में क्या होगा? उस केस में आपका जो नया लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा। नया लॉ क्या बोलता है? 120 डेज ड्यूरिंग रिलेवेंट प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज ड्यूरिंग 4 ईयर्स। यदि ऐसा होता है तो आप तब आप माने जाओगे रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस केस में क्या हो गया? इस केस में ड्यूरिंग द ईयर 122 डेज रहा। एवरी ईयर वो आपका एवरी ईयर कितने दिन के लिए आता है? जून से लेकर सितंबर तक आता है। एवरी ईयर वो 123 डेज रहता है, तो 123 × 4 365 से अधिक होगा। तो नॉर्मल सी बात है। उस केस में क्या हो जाएगा? उस केस में ये आपका रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाएगा। और इनका इनकम कितना टैक्सेबल होगा? 6 + 7 13 + 10 23 लाख। तो केस 1 में क्या हो गया? RNOI हो गया। केस 2 में क्या बोला गया? केस 2 में बोला गया कि ये 30 नवंबर तक रहता है। यदि ये 30 नवंबर तक रहता है तो उस केस में क्या होगा बताना? यदि ये 30 नवंबर तक रहते हैं तो उस केस में क्या आएगा? देखिए तो इसमें केस 2 में क्या हो गया? केस 2 में आपका ये जून में आ रहा है, नवंबर में जा रहा है, तो जून से लेकर नवंबर टोटल आपका हो गया 183 डेज। जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 6 मंथ 30 × 6 180 प्लस में आपका जो एक्स्ट्रा डेज हो गया, जुलाई में एक्स्ट्रा एक दिन एक्स्ट्रा हो गया, अगस्त में एक दिन एक्स्ट्रा हो गया, अक्टूबर में एक दिन एक्स्ट्रा हो गया, टोटल आपका हो गया 183 डेज। यदि जैसे 183 डेज हो गया तो ये 182 डेज क्रॉस कर गया, तो आप इसके लिए ओल्ड लॉ एप्लीकेबल हो गया, क्योंकि तब ये इररिलेवेंट है। यदि आपका ये लॉ कब तक एप्लीकेबल
एप्लीकेबल रहता है। जब आपका 120 से अधिक और 182 से कम रहते हो तब तो ये आपका इररिलेवेंट हो गया। तो 182 दे ये आपका रेसिडेंट हो गया। बट यदि RORI के लिए इसको 2 एडिशनल कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। एडिशनल कंडीशन क्या था? 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर और 730 डेज ड्यूरिंग 7 ईयर्स, 7 साल में ड्यूरिंग 7 ईयर्स। मैं ये ऐसा एज्यूम करता हूँ कि ये क्राइटेरिया ये फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके से भी क्या हो गई, RNORI हो गए 23 लाख हो गए। आप यदि एज्यूम कर लोगे कि इस केस में वो क्राइटेरिया फुलफिल कर पा रहे हैं तब ये RORI हो जाएंगे और तब इनका इनकम क्या होगा, जो 40 लाख रुपीज हम लोग छोड़ दिए हैं वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। अब केस 2 में देख लीजिए। केस 2 में बहुत ही सिंपल है। केस 2 में तो हमेशा ओल्ड लॉ ही एप्लीकेबल होगा। केस 2 में हमेशा ओल्ड लॉ ही एप्लीकेबल होगा, क्योंकि आपका 13 लाख से 15 लाख से कम है। उस केस में पहले वाले केस में क्या होंगे, पहले वाले केस में वो NRI हो जाएंगे। ठीक है, NRI हो जाएंगे क्योंकि 182 डेज से कम रहे हैं और जो 61B है वो एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो कितना आपका इनकम आएगा, 13 लाख रुपीज आ गया। और सेकंड वाले केस में क्या हो गया, सेकंड वाले केस में तो नवंबर तक रहते हैं, तो मैं एज्यूम करता हूँ कि बाकी का जो 2 एडिशनल कंडीशन है उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। ये मैं नोट्स में नहीं थे, मैंने एज्यूम किया है क्योंकि इन्फॉर्मेशन पूरा अवेलेबल नहीं है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में भी आपका ये RNORI हो जाएंगे। तो RNORI के केस में भी 6 + 7 13 लाख रुपीज ही होगा। ठीक है, क्योंकि फॉरेन इनकम टैक्सेबल सिर्फ रेसिडेंट के केस में होता है। फॉरेन इनकम टैक्सेबल सिर्फ रेसिडेंट के केस में होता है। ये सब मैंने दिया, आप लोग देखिएगा, सॉल्व कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मिस्टर ए इज लिविंग इन केमन आइलैंड। ये क्वेश्चन आपका है स्टेटलेस पर्सन, जो स्टेटलेस पर्सन है उसके केस में क्या था, उसके केस में था कि आप यदि इंडिया में एक दिन के लिए भी नहीं आते हो, नॉट अ सिंगल डे, आप यदि इंडियन सिटीजन हो, इसका एक मेन क्राइटेरिया कि आप इंडियन सिटीजन हो। ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पर। दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द इंडियन सिटीजन। यदि आप उसमें आप एक दिन के लिए भी नहीं आते हो और आप किसी अदर कंट्री में टैक्सेबल नहीं होते हो तो आपको मान लिया जाएगा RNORI। लेकिन इसकी कंडीशन क्या है कि वही 15 लाख का जो क्राइटेरिया वो इसमें वो यहाँ पर भी फुलफिल होता है। देखिए क्या लिखा है, मिस्टर ए इज लिविंग इन केमन आइलैंड, अ टैक्स हेवन सिंस 1985। ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड लेफ्ट इंडिया इन 1968। सिंस देन ही हैज नॉट रिटर्न टू इंडिया फॉर अ सिंगल डे। ही हैज द फॉलोइंग इनकम अराइजिंग इन इंडिया। क्या देखा है, 6 लाख, 7 लाख, 40 लाख, सेम क्वेश्चन है। इनकम अराइजिंग अब्रॉड बट डीम्ड टू एक्रू अराइज इन इंडिया 7 लाख रुपीज। इनकम अराइजिंग इन केमैन एंड नॉट डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, ये आपका फॉरेन इनकम हो गया। ये आपका फॉरेन इनकम हो गया। ठीक है, ये आपका फॉरेन इनकम हो गया। नेक्स्ट क्या बोला, इनकम अराइजिंग इन केमैन फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, ये आपका आ गया इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस। हम लोग सेम कहानी, इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस कितना हो गया, 6 लाख प्लस 7 लाख प्लस आपका 23 लाख। मैंने सिंपल वे में किया, 23 लाख हो गया। तो यहाँ पर ये 15 लाख से अधिक हो गया। जैसे ही ये 15 लाख से अधिक हो गए, इसके लिए न्यू लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनकम अराइजिंग इन इंडिया 6 लाख रुपीज, सेशन 2, ये 6 लाख प्लस 7 लाख और ये कितना 1,90,000, मतलब क्या हो गया 13 लाख प्लस में 1,19,000, 14,90,000, मतलब 15 लाख से कम है, 15 लाख से कम है, 14,90,000 है। जैसे ही 14,90,000 है, इसके लिए न्यू लॉ एप्लीकेबल नहीं, इसके लिए ओल्ड लॉ एप्लीकेबल है। तो ये जो न्यू लॉ था जो टैक्स हेवन के लिए, स्टेटलेस के लिए था, वो तो कब एप्लीकेबल होगा, जो 15 लाख से बेसी रहेगा। तो सेशन 1 वाले केस में क्या होगा, मान लिया जाए कि RNORI है, ही हैज नॉट कम फॉर अ सिंगल डे। नया लॉ क्या बोलता है, पुराना जो सेक्शन 61A था, 61B था, सबको ओवर रूल कर दिया। 61A को ओवर रूल कर दिया, 61B को ओवर रूल कर दिया और नया 61A आ गया, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1A आ गया। उसमें वही 15 लाख के क्राइटेरिया को चेक करना पड़ेगा। तो इस केस में क्या हो गया, सेक्शन 1 में पर्सन इज RNORI एंड टैक्सेबल अमाउंट टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम इज 23 लाख रुपीज। 2 वाले केस में क्या हो गया, 2 वाले केस में वो NRI है, लेकिन NRI को भी जो इंडियन में इनकम अर्न करते हैं उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है। ये जो 2 इनकम है वो इंडियन इनकम है। और ये इनकम अराइजिंग इन केमैन बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, मैंने आपको कहा था बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया या प्रोफेशनल सेटअप फ्रॉम इंडिया, सेटअप इन इंडिया, इसका जो टैक्सेबल सिर्फ RNORI के केस में आता है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस में आता है, अदर केस में नहीं आता है। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलो आगे बढ़ते हैं। अब
थोड़ा सा 2 मिनट के लिए हम देखते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ। अब एचयूएफ वाले केस में क्या, एचयूएफ में आपका यदि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ एचयूएफ इज होली इन इंडिया, यदि पूरा इंडिया में तो रेसिडेंट, यदि होली आउट ऑफ इंडिया तो नॉन रेसिडेंट, पार्टली इन इंडियन पार्टली आउटसाइड इंडिया तो आपका रेसिडेंट। मैंने क्या कहा था, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ दोनों ही आरओआरआई और आरएनओआई होते हैं। तो इस केस में तो मैंने बोल दिया यदि कोई रेसिडेंशियल, कोई यदि एचयूएफ का कंट्रोल होली इन इंडिया से होता है तो रेसिडेंट हो गया, होली आउट ऑफ इंडिया हो गया तो नॉन रेसिडेंट हो गया, और पार्टली फ्रॉम इंडिया से हो गया तो रेसिडेंट हो गया। अब इसके बाद आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये कौन सा रेसिडेंट है, आरओआरआई है फिर आरएनओआई है। उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि उसका कर्ता क्या करता है, माने कर्ता इसको फुलफिल करता नहीं करता। तो कर्ता तो साइड हो गया, कर्ता सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशन, कौन सा बताना, तो यदि दोनों एडिशनल कंडीशन फुलफिल करते हैं तो आरओआरआई हो गया, यदि दोनों में से कोई एक एडिशनल कंडीशन फुलफिल करते हैं या कोई नहीं करते हैं तो आरएनओआरआई हो गया। अब देखो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट मतलब क्या होता है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट सिचुएट एट अ प्लेस वेयर द हेड, द सीट एंड द डायरेक्टिंग पावर इज सिचुएटेड। द mere fact that family has a house in India and some of the family members reside in India or the karta is in India during previous year does not constitute that the place as a seat of control and management of the affairs of the family unless the decision concerning the affairs of the family are taken at that place। समझ में आया, जहां से कंपनी, जहां से एचयूएफ का कंट्रोल होता है, जहां से डिसीजन लिया जाता है, उस प्लेस को हम लोग बोलेंगे कि ये का वो प्लेस जिस जगह पड़ेगा उसको मानेंगे हम। यदि वो इंडिया में है तो इंडिया में माना जाएगा। ठीक है, एग्जांपल देखिए, द हेड ऑफिस ऑफ एक्स वाई आर एचयूएफ सिचुएट इन हांगकांग। अच्छा, एक एचयूएफ हांगकांग में, द फैमिली इज मैनेज्ड बाय वाई, वाई मैनेज करता है सिंस 1980, हु इज रेसिडेंट इन इंडिया इन 3 आउट ऑफ 10 ईयर्स, फुलफिल कर रहा है, और हु इज प्रेजेंट इन इंडिया फॉर 729 डेज, ठीक है, 730 डेज ड्यूरिंग 7 ईयर्स, फुलफिल कर रहा है। डिटरमाइन द फॉर मोर देन मतलब 730 से अधिक है, डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ द फैमिली फॉर असेसमेंट डे 2021 इफ अफेयर्स ऑफ द फैमिली बिजनेस आर होली कंट्रोल्ड फ्रॉम हांगकांग। यदि होली कंट्रोल फ्रॉम हांगकांग है क्वेश्चन पार्ट ए के लिए, तो ये क्या हो गया, ये नॉन रेसिडेंट हो गया। यदि पार्टली कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया है तो ये आपका रेसिडेंट हो गया। तब हमको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा रेसिडेंट है, बी वाले केस में। तो बी वाले केस में हमको क्या चेक करना पड़ेगा कि उसका कर्ता का क्या स्टेटस है, तो कर्ता का तो दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो इन द केस ऑफ बी ये आपका आरओआरआई हो गया, और इन द केस ऑफ ए ये आपका एनआरआई हो गया। आई थिंक ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, थैंक यू। ये क्लास थोड़ा सा लेंदी हो गया बिकॉज कंसेप्ट बहुत बड़ा था, बट ठीक है, आप लोग देखिएगा और कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा। ठीक है, थैंक यू फॉर एवरीवन, थैंक यू फॉर योर पेशेंस हियरिंग, थैंक यू।